हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है वंशागति का आणविक आधार, जिसमें हम पढ़ रहे थे आनुवांशिक पदार्थ के बारे में कि जो डीएनए होता है वो ही हमारा आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो उसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि डीएनए जो होता है वो आनुवांशिक पदार्थ होता है, ये किस किस तरीके से प्रयोग हुआ था। तो सबसे पहले जो हमने अपना प्रयोग देखा, ग्रिफिथ का प्रयोग देखा था कि ग्रिफिथ जो था उसने ये प्रयोग किया कि कुछ तो होता है जो इंसानों के अंदर पाया जाता है, जो उसके माता पिता से उसकी संतानों के अंदर जाता है, लेकिन वो ये नहीं जान पाया था कि वो डीएनए होता है। उसके बाद फिर 3 साइंटिस्ट आए, एवेरी, मैकलियोड, मैकार्टी। इन तीनों ने ये प्रयोग दोबारा से चूहे के ऊपर किया था, लेकिन इन्होंने भी ये चीज़ प्रूव करी थी कि जो डीएनए होता है, डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है और ये ही माता पिता से जो संतान होती है उनके अंदर जाने के लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन ये प्रूफ नहीं कर पाए थे इस बात को। तो जब ये प्रूफ ही नहीं कर पाए तो कई साइंटिस्ट ऐसे हुए थे जिन्होंने इनकी बात को माना नहीं था कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। उसके बाद कि जब ये प्रूफ नहीं कर पाए डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है, तो उसके बाद फिर आए साइंटिस्ट हार्शे, एल्फ्रेड डी हार्शे और मार्था चेज का प्रयोग। इन्होंने ये बात प्रूफ की थी कि जो डीएनए होता है वो ही माता पिता से उनकी संतानों में जाता है। तो इन्होंने किस तरीके से अपना प्रयोग किया उसके बारे में बात करते हैं आज, क्योंकि ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप इस पर ध्यान दीजिएगा। हार्शे और चेज जो थे, ये इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सर्वमान्य रूप से सिद्ध किया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। इन्होंने अपना जो अध्ययन था वो बैक्टीरियोफेज पे किया था, जिसको हम इकोलाई वायरस भी बोलते हैं। जो बैक्टीरियोफेज जो होता है ये, कि इसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है, ये विषाणु होता है, इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि जितने भी जीवाणु होते हैं उनके ऊपर आक्रामक रहता है ये। यानी कि इसके अंदर इतनी क्षमता होती है कि दूसरे जीवाणु को नष्ट करने की ये क्षमता रखता है। तो इसी तरीके से जो बैक्टीरियोफेज है, इसको ई कोलाई इसीलिए बोलते हैं कि जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है वो ई कोलाई वायरस से क्या करता है, उसके डीएनए में जाकर मिल जाता है और ई कोलाई को ये पता नहीं चल पाता कि ये कौन सा वायरस है। वो उस तरीके से ही अपनी बॉडी में उसका वर्क होने लगेगा और वो क्या करेंगे, वो बैक्टीरियोफेज बनाने लगेंगे और इस तरीके से ये ई कोलाई को अपने अंदर शामिल कर लेता है। तो इसीलिए बैक्टीरियोफेज को ई कोलाई भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है, जो ई कोलाई होता है वो बैक्टीरिया की कोशिका की भित्ति पर जाकर चिपक जाता है। देखते हैं, जो बैक्टीरियोफेज है विषाणु होता है, इसको बोलते हैं एस्क्रेशिया कोलाई या फिर ई कोलाई भी बोलते हैं। ये एक जो बैक्टीरियोफेज है उसका ये एक डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ये बैक्टीरियोफेज है, इसके अंदर डीएनए पाया जाता है। ये ई कोलाई वायरस है, ये ई कोलाई का डीएनए है, ये बैक्टीरियोफेज का डीएनए है। ये जो डीएनए होता है क्या करता है कि ये अपना डीएनए इसमें ट्रांसफ़र कर देता है। उसके बाद क्या होता है कि इसके अंदर वही फॉर्मेशन होने लगती है डीएनए की। ये सोचता है कि ये मेरा ही डीएनए, उसी हिसाब से फॉर्मेशन करनी स्टार्ट कर देता है। और उसके बाद जब फॉर्मेशन स्टार्ट होगी, जब बैक्टीरियोफेज का डीएनए इसके अंदर चला जाएगा तो क्या होगा, इसके अंदर जो फॉर्मेशन बनेंगे उसमें भी बैक्टीरियोफेज ही बनते हैं। देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं एक बार ये किस तरीके से बनते हैं। कि जो बैक्टीरियोफेज होता है एक वायरस होता है, इसको जनन करने के लिए एक सजीव की आवश्यकता होती है। जो ई कोलाई होता है वो भी सजीव होता है। तो क्या करता है, जो बैक्टीरियोफेज ई कोलाई वायरस से जुड़ जाता है, यानी कि जेनेटिकली अपना जो मटेरियल होता है डीएनए वो इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। और ई कोलाई बैक्टीरिया ये समझने लगती है कि जो ये डीएनए है उसका अपना है, और जैसा भी उसके अंदर फॉर्मेशन स्टार्ट होगी उसी के अकॉर्डिंग संरचनाएं बनाने लगी। यानी कि बैक्टीरियोफेज की संरचनाएं बननी इसके अंदर शुरू हो जाती हैं और ई कोलाई के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियोफेज बनने लगते हैं। अब जो हार्शे और चेज थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने प्रयोग में डीएनए में प्रोटीन को शामिल किया था। यानी कि डी ये प्रूफ करने के लिए कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है, इन्होंने अपने प्रयोग में डीएनए में और प्रोटीन को शामिल किया। लेकिन इनको एक बात जरूर पता थी कि जो डीएनए होता है उसमें फॉस्फोरस पाया जाता है लेकिन सल्फर नहीं पाया जाता, और जो प्रोटीन होता है उसमें सल्फर पाया जाता है लेकिन फॉस्फोरस नहीं पाया जाता। यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे, डीएनए और प्रोटीन। डीएनए और प्रोटीन को उन्होंने इसलिए लिया कि उनको दो माध्यम चाहिए थे अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि या तो प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ है या डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। तो इसीलिए इन्होंने इन दोनों को लिया। इन्होंने अपने अध्ययन में ये भी पाया कि डीएनए जो होता है उसके अंदर सल्फर, उसके अंदर फॉस्फोरस पाया जाता है, सल्फर नहीं पाया जाता। और जो प्रोटीन होता है उसके अंदर फॉस्फोरस पाया जाता, सल्फर पाया जाता है लेकिन फॉस्फोरस नहीं पाया जाता। तो इन्होंने इस तरीके से दो मीडियम लिए, दोनों मीडियम में इन्होंने बैक्टीरियोफेज लिया। बैक्टीरियोफेज में इन्होंने क्या किया, एक बात और मैं पहले आपको क्लियर कर दूं कि ये जो सल्फर होता है, सल्फर का जो सल्फर को तो 32 फॉस्फोरस ही बोलते हैं। सॉरी, सल्फर जो होता है
उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 32 होता है, लेकिन इन्होंने जो सल्फ़र लिया था वो 35 लिया था, यानी कि वो समस्थानिक नहीं था। और इन्होंने जो फॉस्फोरस लिया था वो 32 था, यानी कि जो समस्थानिक था, यानी कि जो नॉर्मल था। ठीक है, तो इन्होंने अपने दो मीडियम लिए जिन्होंने इसमें बैक्टीरियोफेज लिए दोनों में ही। फर्स्ट में इन्होंने नॉर्मल यानी कि 32 फॉस्फोरस लिया, दूसरे में इन्होंने क्या लिया, यानी कि ये डीएनए है, ये प्रोटीन है। ठीक, ये एक डीएनए है और ये एक प्रोटीन है। ठीक, तो इन्होंने डीएनए में क्या देखा कि जब इन्होंने नॉर्मल फॉस्फोरस लिया है जो कि 32 होता है, तो डीएनए के अंदर 32 फॉस्फोरस ही गया। ठीक, उसके बाद इन्होंने बैक्टीरियोफेज में यहाँ पे ये प्रोटीन लिया। प्रोटीन में क्या देखा इन्होंने कि जो 35 सल्फर है, प्रोटीन के अंदर भी 35 सल्फर गया। अब इन्होंने आगे अपने प्रयोग किए थे, आगे प्रयोग में मैं बताऊंगी आपको किस तरीके से प्रूफ हो पाया। तो पहले मैं आपको इसे थ्योरेटिकल बता दूं कि इन्होंने बैक्टीरियोफेज को दो मीडियम में रखा। इन्होंने सामान्य फॉस्फोरस व सल्फर दोनों लेकर, यानी कि 32 फॉस्फोरस और 35 सल्फर का प्रयोग किया, और एक मीडियम में इन्होंने क्या डाला, 32 फॉस्फोरस डाला, और एक मीडियम में इन्होंने 35 सल्फर डाला। इन्होंने देखा कि फर्स्ट मीडियम में जो बैक्टीरियोफेज बना है उसमें 32 फॉस्फोरस ही आता है, दूसरे मीडियम के बैक्टीरियोफेज में 35 सल्फर आता है। जबकि जो 35 सल्फर है वो समस्थानिक नहीं है, जो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ, क्योंकि सल्फर होता है वो समस्थानिक जब होता है जब वो 32 सल्फर होता है। ठीक है, अब 32 सल्फर समस्थानिक होता है। इसी प्रकार हार्से और चेज ने दो बैक्टीरियोफेज बनाए, जिसमें एक में डीएनए 32 फॉस्फोरस था और एक में प्रोटीन 35 सल्फर था। यानी कि इन्होंने दो डीएनए बना लिए थे, दो बैक्टीरियोफेज बनाए थे। एक में डीएनए, एक के डीएनए में क्या था, 32 फॉस्फोरस था, और एक के प्रोटीन में 35 सल्फर था। यहाँ देखते हैं बायोडायग्राम, यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ इनके प्रयोग में। तो इन्होंने जो हार्से और चेज थे, इन्होंने दो बैक्टीरियोफेज बनाए। ठीक है, इन्होंने क्या बनाया, फर्स्ट के जो डीएनए था उसमें 32 फॉस्फोरस था जो कि समस्थानिक था। ठीक, और दूसरे और प्रोटीन जो था वो 32 सल्फर था जो कि नॉर्मल था। उसके बाद इन्होंने दूसरा बैक्टीरियोफेज बनाया जिसमें डीएनए में जो फॉस्फोरस था, यानी कि 32 फॉस्फोरस नॉर्मल था, और प्रोटीन जो था वो 35 सल्फर समस्थानिक था, यानी कि ये नॉर्मल नहीं था और इसमें ये नॉर्मल नहीं था। तो अब उसके बाद इन्होंने क्या किया कि ये बैक्टीरियोफेज लिए। बैक्टीरियोफेज फर्स्ट वाले में ये कौन सा है, ये 32 फॉस्फोरस वाला बैक्टीरियोफेज है, यानी कि नॉर्मल वाला। ठीक, उसके बाद यहाँ पे ये इकोलाई बैक्टीरिया का ये अपना डीएनए है, और जो ये बैक्टीरियोफेज है इसका डीएनए यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ जब इसमें फॉर्मेशन हुई। फॉर्मेशन बनने के बाद जो इसमें बैक्टीरियोफेज बनता है, तो उसमें उन्होंने क्या देखा कि 32 फॉस्फोरस ही आता है, क्योंकि ये डीएनए से जब डीएनए ट्रांसफ़र हुआ तो उसकी संतान में, यानी कि ये माता पिता ये हुए, और माता पिता से संतान में 32 फॉस्फोरस ही आया। देख, यहाँ पे प्रूफ हुई कि जो डीएनए होता है वो माता पिता से संतानों में जाता है। उसके बाद जब दूसरा इन्होंने प्रयोग लिया, यानी कि प्रोटीन वाला लिया इन्होंने, प्रोटीन में ये प्रोटीन है, प्रोटीन का फॉस्फोरस था, ये प्रोटीन के फॉस्फोरस में इन्होंने 35 सल्फर लिया। उसके बाद इसका जेनेटिक मटेरियल इकोलाई में भेजा, तो इन्होंने क्या देखा, ये जो प्रोटीन वाला इन्होंने सल्फर लिया था, इन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे जो ये बैक्टीरियोफेज बना है इसमें फॉस्फोरस तो नॉर्मल आया था, लेकिन जो सल्फर था 35, यानी कि जो प्रोटीन बना था 35S, वो इसमें नहीं आ पाया। तो इसका मतलब यहाँ पे प्रूफ हो गया कि प्रोटीन जो था, जो इससे अपनी संतान में ट्रांसफ़र नहीं हो पाया। तो हार्से और चेज ने ये बात सिद्ध करी थी कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है, प्रोटीन नहीं, क्योंकि डीएनए ही माता पिता से संतानों में जाता है, प्रोटीन नहीं जा सकता। क्योंकि हम देख चुके फर्स्ट वाले फॉस्फोरस में जो 32 फॉस्फोरस था फर्स्ट वाले बैक्टीरियोफेज में, वो माता पिता से संतान के अंदर चला गया, लेकिन दूसरे में जो 35 सल्फर था प्रोटीन में बना हुआ दूसरे बैक्टीरियोफेज में, वो उसकी संतान में नहीं गया, क्योंकि वहाँ पे फॉस्फोरस तो नॉर्मल आया, लेकिन जो सल्फर था 35 वो उसके अंदर नहीं पहुँच पाया। तो इस बात से ये बात प्रूफ हो गई थी कि जो डीएनए होता है वही आनुवंशिक पदार्थ होता है, और यही माता पिता के जो लक्षण होते हैं उनमें संतान में जाने के लिए जिम्मेदार होता है डीएनए। आज के टॉपिक में इतना ही। अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको उसको दोबारा से क्लियर कर दूँगी।